नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। अभी कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा था कि ऊपर से आ गया अम्फान तूफान। 165 किलोमीटर की रफ्तार से वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री तटों से टकराया। उससे मची तबाही के बीच 4 लोगों की जान चली गई और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी इसका असर पड़ा। समंदर का सीना तोड़कर जो तूफान उठता है वो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए, तमाम घर मिट्टी में मिल गए और छतों को उड़ा ले गया साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी से उठे इस महातूफान ने पत्थरों के भी पांव उखाड़ दिए। इन पत्थरों के जरिए आपको बता दें कि समुद्र बार बार उफान पर है। लगातार करीब 8 से 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें आ रही हैं। आमतौर पर एक लहर 3 सेकंड के अंतराल पर आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्र अपना विकराल रूप दिखा रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल का किनारा हो या ओडिशा का समुद्र तट, अम्फान जहां से गुजरा वहां से सब कुछ अपने आगोश में लेता चला गया। ये तूफान शाम 4:30 बजे सुंदरबन के पास दीघा और बांग्लादेश के पास हटिया के बीच से होकर बंगाल के तट को पार कर गया। जैसे ही ये साइक्लोन किनारे से टकराया, वैसे ही बर्बादी का मंजर दिखने लगा। चक्रवाती तूफान ने कुछ ही घंटों में तबाही इस कदर मचाई है कि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पानी भर गया है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगले कुछ घंटे और कितने ज्यादा मुश्किलों से भरे होंगे। साथ ही साथ तबाही का मंजर ऐसा है कि इसका नुकसान कई दिनों तक भरपाई करेगा बंगाल और उड़ीसा। इस अम्फान महातूफान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में आया। इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण और उत्तर 24 परगना में 165 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, जबकि कोलकाता, हावड़ा और हुगली में 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। उधर ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले में तूफान की तबाही सबसे ज्यादा मची। इसका खतरा इतना बड़ा था कि लोग डर गए। एनडीआरएफ और मौसम विभाग पहले से ही जिस खतरे का अलर्ट बटन दबा रहे थे। अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे, ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रमण कर रहा है। अब आप ओडिशा का हाल देख लीजिए। ओडिशा में खतरा बड़ा था, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। इस तूफान ने लोगों को 21 साल पुराने चक्रवात की याद दिला दी, जब ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था। इस बार उसकी रफ्तार धीमी हो गई और असर भी ओडिशा से ज्यादा बंगाल पर दिखा। लेकिन जिन्होंने देखा, उनका कहना है कि ऐसी डरावनी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। हाँ, लास्ट टाइम फनी आया था, इतना जोर से नहीं आया था, इतना तूफान आया नहीं था। अभी बहुत डरे हुए हम लोग सब, क्या होगा पता नहीं है। हम लोग इतना डर नहीं हुआ इस साल में जो हुआ। ये जो हम लोग का पानी का जो समुद्र का जो पानी का जो बहर आता है, उसको हम लोग का बहुत भय डर लगता है। अभी भारत कोरोना से लड़ ही रहा था कि ये महा मुसीबत आ धमकी। इसका नतीजा ये हुआ कि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हावड़ा में ट्रेनों को रस्सी में बांध कर रखा गया। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु बंद कर दिया गया। धामरा बंदरगाह पर सामानों की आवाजाही ठप पड़ गई। बालासोर खड़गपुर के बीच चलने वाली ट्रेन रुक गई। अलग अलग स्टेशनों पर 14 ट्रेनें खड़ी हो गईं। इसके बाद भुवनेश्वर नई दिल्ली एसी स्पेशल एक्सप्रेस रूट अस्त व्यस्त हो गया। अब वो ट्रेन संबलपुर झारसुगुड़ा राउरकेला टाटा से होकर गुजरेगी। ट्रेनों के रुकने से दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूर फंस गए।
लेकिन प्रशासन को सुकून है कि उसने खतरे वाले इलाके को खाली करा लिया था। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। पिछले 5 दिन से अम्फान के आने पर लोगों की धुकधुकी बढ़ी हुई थी। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो गया था। 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब ये साइक्लोन में बदल गया और फिर आज आ टकराया किनारे से। अम्फान थाईलैंड का दिया हुआ नाम है, जिसका थाई भाषा में मतलब आसमान होता है, लेकिन इस आसमानी तूफान ने समंदर के गर्भ से निकलकर कहर मचाया। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सूफिया, बालासोर, आज तक। कोरोना से जंग चल ही रही है कि कोलकाता में पुलिस विद्रोह हो गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक सिपाही की मौत के बाद भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ। इससे गुस्साए पुलिस वालों ने डीएसपी की ही धुनाई कर दी। बात इतनी बिगड़ी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाकर सिपाहियों को शांत कराना पड़ा। कोरोना से लड़ने वाले कर्म योद्धा जब अपने लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं पाते तो उनका आक्रोश, विरोध और बगावत कभी कभी ऐसे ही सड़क पर सामने आता है। ये तस्वीर कोलकाता के ट्रेनिंग स्कूल की है, जहां बीती रात पुलिस के जवान बागी हो गए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों पुलिस वाले कैसे हंगामा कर रहे हैं। हंगामा ही नहीं, बल्कि इन्होंने तो एक डीसीपी स्तर के अधिकारी की धुनाई भी कर दी। यह हंगामा तब हुआ जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कोरोना हो गया। बावजूद इसके बैरक को सैनिटाइज नहीं किया गया। पुलिस वाले मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बीच कोलकाता में भी 15 पुलिस वाले कोरोना के मरीज हो गए। बैरक को सैनिटाइज कराने का बवाल एक सीनियर अधिकारी से मारपीट तक जा पहुंचा, तो बारिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुलिस वालों को मनाने के लिए आना पड़ा। যাই হোক, আমি আপনাকে ভিজতে বারণ করছি, কারণ যেহেতু বৃষ্টি আসছে বলে আমি পরে একবার আসবো, এসে আমি কথা বলে যাব, ঠিক আছে? আমি কিছু কিছু শুনেছি, শান্তনু আমায় বলেছে, আমাকে অনুযোগ আর কিছু রিপোর্ট করেছে। मुख्यमंत्री ने ये भरोसा तो दे दिया कि पुलिस वालों की हर मदद की जाएगी ताकि कोरोना से लड़ते हुए वह खुद ही उसका शिकार न हो जाए। लेकिन सोचिए कि जहां पुलिस वालों को ही बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, वहां आम लोगों का क्या हाल होगा। कोरोना के कहर पर कोलकाता में हंगामा ऐसे ही नहीं मचा रहता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। कोलकाता से अब दिल्ली आते हैं, जहां लॉकडाउन 4 में रियायत का दूसरा दिन बीता, लेकिन उसमें भी सामाजिक दूरी और दूसरे कायदे कानून का उल्लंघन होने लगा। अभी बाजार बुरी तरह से खुले नहीं, लोगों की आवाजाही तेज हुई नहीं कि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ने लगे। 2 दिन से 500 से ज्यादा आते मामलों ने दिल्ली वालों की सरदर्दी बढ़ा दी है। कोरोना के डर के बीच लॉकडाउन में रियायतों के दूसरे दिन दिल्ली बिल्कुल बदली हुई थी। सड़कों पर जाम लग गया, दफ्तर और फैक्ट्रियों के लिए लोग आने जाने लगे, बाजार सज गए। गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उसका सम्मान करते हुए मार्केट को खोलने का निर्णय लिया गया। इस मार्केट में तब से खुली दुकानें हैं, खुले कॉरिडोर हैं, तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। कस्टमर बिल्कुल सेफ होके आ सकते हैं और बाकी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे सब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। जिस हिसाब से केसेस इंक्रीज हो रही है, लगता नहीं है कि इस सिचुएशन में मार्केट खोलना चाहिए, बट डेफिनेटली सरकार को भी रेवेन्यू अर्न करना है, जनरेट करना है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की शाम ऐलान किया था। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। लेकिन बाजार खुला नहीं, सड़कों पर लोग उतरे नहीं, दुकान पर भीड़ जुटी नहीं कि सिर मुनाते ही
ओले पड़ गए। कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि खतरे की एक नई घंटी बजने लगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। लगातार दूसरे दिन राजधानी में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इससे कोरोना वाले मरीजों की संख्या अब 11,088 हो चुकी है, जबकि कोरोना अब तक 176 लोगों की जान ले चुका है। 50 साल से कम उम्र के 7,813 लोगों को अब तक हुआ कोरोना और 37 की मौत। 50 से 59 साल के बीच के कोरोना मरीजों की संख्या 1,704 और 47 की मौत। 60 साल या उससे अधिक उम्र के कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,571 और 92 की मौत। अब ऐसे में सबसे बड़ा खतरा ये कि अगर ऐसे ही बढ़ते गए कोरोना के मरीज तो देश की राजधानी का क्या होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सड़कों पर गाड़ियों, बसों और ई-रिक्शा तक के चलने की इजाजत दे दी, लेकिन शर्तों के साथ। हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन 48 घंटे के भीतर ही उन शर्तों की धज्जियां उड़ने लगी। दिल्ली की सड़कों पर आज दूसरे दिन भी भारी जाम देखने को मिला। कई जगहों पर दिन भर लोग जाम में फंसे नजर आए। घरों से 55 दिन बाद बाहर निकलने का मौका मिला तो जाम की कैद में आते दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक ई-रिक्शा पर एक ही सवारी बैठेगी, लेकिन बातें हैं बातों का क्या। यहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही कानून और कोरोना का खौफ। जिस ई-रिक्शा में सिर्फ एक सवारी ले जाने का नियम बनाया गया, वो तो सवारियों से भरा नजर आया। जब मना किया गया है कि एक सवारी अलावा 4-4 क्यों बिठाए हुए हैं आप? हाँ जी, कम से कम इसमें 2 सवारी तो होनी चाहिए थी ना, कि एक सवारी से तो बाकी गाड़ी का खर्चा हो जाए, जहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं वहाँ का खर्चा निकल जाए, और जो एक सवारी से वो कम से कम घर तो चले उससे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि बाजार ऑड और इवन की तर्ज पर खुलेंगे ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। लेकिन लगता है बाजार खोलने से पहले इस पर होमवर्क नहीं हुआ। बाजार खुला और ग्राहक अभी नहीं आ रहे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ऑड इवन में खुलने के नियम ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कई बाजारों में 1 नंबर की 3 से 4 दुकानें हैं, तो कैसे खुलें ये बड़ा प्रश्न बन गया। देखिए, ये लॉकडाउन के बाद सबकी लाइफ तो बदल रही है। हमें नई तरीके से जीना पड़ेगा और कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे हम बिना कोरोना के रहें, नहीं हो सकेगा। अगर हम बंद करके रखेंगे सब खत्म हो जाएगा। हमें अपने अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा ताकि हम न केवल कोरोना को मात दें, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया भी बना के रख सके। वैसे दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े तो टेस्टिंग भी। बीते 24 घंटे में 4,428 सैंपल टेस्ट हुए। दिल्ली में अब तक कुल 1,50,282 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अभी कंटेनमेंट जोन की संख्या 69 है। दिल्ली को पटरी पर लाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले बता रहे हैं कि जरा संभल कर चलने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की सबसे ज्यादा चोट प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। हजार मजदूर पैदल ही अपने गांव जाने को मजबूर हुए। इस पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसों की मदद कर रही थी, लेकिन योगी सरकार से हरी झंडी नहीं मिली। 24 घंटे के इंतजार के बाद वो बसें लौट गईं और रह गई तो बस राजनीति।
बसें उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर खड़ी रहीं और मजदूर पैदल चलने को मजबूर हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब बस राजनीति ही बची है। मजदूरों के लिए कांग्रेस ने बस चलाई तो वो बसें कागजी खानापूर्ति में फंस गईं। और फिर कोरोना से ज्यादा घातक हो गया राजनीति का वायरस, जिसने बसों को चलने ही नहीं दिया। हमें अनुमति दीजिए, आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बस देने का वादा किया। उन बसों की सूची जब योगी सरकार के पास पहुंची तो लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। ये खेल शुरू हुआ 16 मई को, जब औरैया में सड़क हादसे में मजदूरों की जान चली गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी को खत लिखा कि वो मजदूरों के ले जाने के लिए 1000 बस देने को तैयार हैं। 18 मई को यूपी के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका के सचिव संदीप सिंह को प्रस्ताव स्वीकार करने की चिट्ठी लिख दी। उसी दिन प्रियंका के सचिव ने गृह सचिव को पत्र लिखकर 1000 बसों की सूची मेल कर दी। फिर गृह सचिव ने प्रियंका के ऑफिस को लिखा कि 19 मई की सुबह 10 बजे तक फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ सभी बसें लखनऊ भेज दी जाएं। उससे पहले 18 और 19 मई की रात 2:10 पर प्रियंका के ऑफिस ने गृह सचिव से पूछा कि लखनऊ बस भेजने का क्या तुक है। तब 19 मई की सुबह गृह सचिव ने दोपहर 12 बजे तक 500 बस नोएडा और 500 बसें गाजियाबाद भेजने के लिए लिखा। 12:15 बजे प्रियंका के दफ्तर से जवाब गया कि बसें शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। साथ ही सरकार से प्रवासी मजदूरों और रूट मैप की जानकारी मांगी गई। शाम 3:45 बजे प्रियंका के दफ्तर से गृह सचिव को खत गया कि बसें आगरा के पास ऊंचा नागला में खड़ी हैं, लेकिन आगरा प्रशासन बसों को भेजने की इजाजत नहीं दे रहा। इसके बाद बसों में फर्जीवाड़े के आरोप में प्रियंका के सचिव पर मुकदमा हो गया। अब वो खुद जवाब देने आई कि जितनी बसें सही हैं उतनी तो चला लीजिए। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। बस जहां खड़ी थी वहीं रह गईं, लेकिन राजनीति बहुत आगे बढ़ गई। यूपी सरकार ने कहा कि हम खुद सक्षम हैं, कांग्रेस से क्या मदद लेना। देखिए, कांग्रेस को इस संक्रमण काल में राजनीति से बचना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गांव पहुंच सकते हैं। इधर जो कांग्रेसी नेता बस लेकर जाने पर आमादा थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष पहले ही आगरा से गिरफ्तार किए गए, तो नोएडा में बस लाने वाले दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप लगाकर मुकदमा दायर कर दिया गया। 144 के आदेश के उल्लंघन में तो खड़े थे ही वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि 7 to 7 किसी का मूवमेंट अलाउड नहीं है। उसके बाद भी ये लोग काफ़ी संख्या में, वहाँ लोग लगभग 50-60 लोग खड़े थे। इसमें हम लोगों ने 4 लोग जो नॉन व्यक्ति थे वहाँ पर उनके नाम के साथ लगभग 50 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज की है रेलेवेंट प्रोविजंस में, और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का खेल बस इतने पर नहीं रुका। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भी इस सियासत में कूद पड़ी, कांग्रेस की सियासत की लानत पलानत करने के लिए। वहाँ की बसेस को आप यहाँ ला रहे हैं ऐसे, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। क्या राजस्थान के सारे श्रमिक पूरी तरीके से अच्छे से खुशहाली से घर पहुँच गए? नहीं, वहाँ भी लोग, वहाँ भी मजदूर अपने मतलब सड़कों पे हैं, उनके भी पैर जल रहे हैं इस तापमान में, वो लोग भी घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? मजदूरों की मदद वाली बस तो नहीं चली, लेकिन राजनीति की बस ऐसी दौड़ी कि कोरोना का वायरस भी उसकी चाल पर शर्मिंदा हो गया होगा। आज तक ब्यूरो। और अंत में आपके लिए एक राहत भरी खबर। सरकार ने तय किया है कि 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएंगी। पहले उनकी संख्या सीमित होगी, लेकिन अच्छा रिस्पांस मिला तो इन्हें बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए हमारे देश के तमाम हवाई अड्डों पर सैनिटाइजेशन और दूसरी जरूरी चीजें तेजी से हो रही हैं।
25 मार्च को देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब से हवाई जहाजों का उड़ना बंद। लेकिन अब सब कुछ ठीक रहा तो 2 महीने बाद 25 मई से फिर से विमान उड़ने लगेंगे। शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे, ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे, पर यह बहुत जरूरी था। देश के बड़े बड़े हवाई अड्डों पर पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन विमानों के उड़ने का शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा था। लेकिन प्लेन के अंदर बीच की सीट खाली नहीं रखी जाएगी। ये एसओपीज फाइनलाइज हो जाएंगे, पर जहां तक मुझे लगता है मास्क तो जरूरी होगा। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है और मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति को होना चाहिए आज की स्थिति में। जहां तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। और मैं समझता हूं अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है। 25 मई से कुछ घरेलू उड़ान शुरू हो जाएंगी। अगर वो अनुभव अच्छा रहा तो और भी उड़ानें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन प्लेन में बीच की सीट को खाली नहीं रखा जाएगा। सरकार की दलील है कि वैसा करने के बावजूद सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर ऐसा किया जाता है तो किराए में 33% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको हम कोलकाता एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे तैयारी तेज हो चुकी है और कैसे इसके लिए खास नियम होंगे। डिपार्चर लाउंज पर गाड़ियों की भीड़ नहीं होगी। ट्रॉली को सैनिटाइज करने के लिए चेंबर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट अहाते में प्रवेश से पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पदचिन्ह बनाए गए हैं। बोर्डिंग टिकट लेने से लेकर विमान में बैठने से पहले की तमाम जगहों पर पहले के मुकाबले ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट की जाएगी। बोर्डिंग के लिए भी ई बोर्डिंग पास ही मिलेगा। फूड और एयरपोर्ट लॉन्ज एरिया में भी मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट को हर दिन 500 कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। प्रवेश द्वार से लेकर सुरक्षा पॉइंट और बोर्डिंग गेट तक, साथ ही शौचालयों में भी हर जगह सैनिटाइजर रखे जाएंगे। कॉन्टैक्ट लेस में बेसिकली क्या है, जो डिजिटल जो पास है, बोर्डिंग पास है, और जो उसके टिकट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में CISF पैसेंजर को दिखाना होता है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी एयरपोर्ट को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जगह को बड़ी शिद्दत से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना का असर तो है, लेकिन देश ने कोरोना से लड़ना और जिंदगी को आगे बढ़ाना दोनों एक साथ सीख लिया है। अब जिंदगी उड़ान भरेगी। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।